नमस्कार साथियों, आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे बीए प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर में जिन छात्रों ने अभी एडमिशन लिया है और वो सोच रहे हैं कि हमारा सिलेबस क्या है, हमको पढ़ना क्या है, किस तरीके से हमारी पढ़ाई होगी। सारे जो आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहे हैं उन सभी के उत्तर आज की वीडियो के माध्यम से मिल जाएंगे। हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस लगातार मैं डिस्कस करवा रहा हूँ इस समय और बड़ी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। प्लीज़ आप मेहनत को समझें और चैनल से जुड़ें। अधिक से अधिक संख्या में अपने दोस्तों को बुला लें ताकि शुक्ला स्टडी पॉइंट के माध्यम से जो भी लेक्चर्स आपको दिए जाएं वो आप सभी दोस्तों तक पहुंचे। ठीक है, शुक्ला स्टडी पॉइंट पिछले 6 से 7 वर्षों से आपको लगातार पढ़ा रहा है। ठीक है, बीए के क्षेत्र में सबसे अव्वल दर्जे का चैनल यूट्यूब पर अगर आप देखेंगे तो शुक्ला स्टडी पॉइंट ही मिलेगा, जो कि पिछले 6-7 वर्षों में आपके लिए बहुत ही एक प्रकार से अच्छा कंटेंट उपलब्ध करवाया है। आपके लिए मॉडल पेपर, महासंग्राम, रिवीजन क्लास और चैप्टर वाइज लेक्चर्स, ऐसे तमाम प्रकार के चीज़ें प्रोवाइड करवाता रहा है। तो इसी श्रृंखला में हम लोग आगे बढ़ते हैं और आप अभी हमसे नए जुड़ रहे हैं तो शायद हमें ना जानते हों, लेकिन आने वाले समय में आप 1-2 क्लास हमारी देखेंगे या यही सिलेबस देख लेंगे, उसके बाद में भी आप चैनल को खुद ही सब्सक्राइब कर देंगे, मुझे कहने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आपको विस्तार से हर एक चीज़ की जानकारी आपको देने का प्रयास मैं करूँगा। चैप्टर वाइज वीडियोज़ आपको दूंगा, मॉडल पेपर्स मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव लिखित दोनों टाइप के, किस यूनिवर्सिटी का पेपर पैटर्न कैसा होता, सारी जानकारी और तमाम प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहेगी लगातार। आइए अब हम जानने का प्रयास करते हैं कि मध्यकालीन इतिहास, जिसको आप मेडिवल हिस्ट्री बोलते हैं, उसके सिलेबस में बीए प्रथम वर्ष के प्रथम सेमेस्टर में क्या पढ़ना है। अगर आप अभी इंटर में साइंस साइड पढ़ रहे थे और आप हिस्ट्री से अनभिज्ञ हैं, इतिहास के बारे में नहीं जानते कि इतिहास है क्या बेसिकली, तो उसके बारे में भी मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। कोई टेंशन लेने की आप ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि शुक्ला स्टडी पॉइंट आपके लिए बेहतर तरीके से और आपकी फीलिंग्स को समझते हुए आगे बढ़ता है। चूँकि मैं खुद की बात करूं तो मैं भी एक प्रकार से साइंस बैकग्राउंड से रहा हूं। मैंने एक प्रकार से पीसीएम ले रखा था इंटर में, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ मेरा था। ठीक है, मैथ मेरा फेवरेट सब्जेक्ट हुआ करता था और आज मैथ एक प्रकार से मैं भूलता जा रहा हूँ, लेकिन अभी भी प्रयास करूंगा। तो मैं एक प्रकार से जब मैं मैथ पढ़ता था इंटर वगैरह में तो एक प्रकार से वो क्या बोलते, त्रिकोणमिति बहुत ज़्यादा हुआ करती थी और ये था क्या बोलते, अवकलन समाकलन जो होता नहीं है, इंटीग्रेशन वगैरह, ये सब था खूब ज़्यादा। ठीक है, पूरा इसी से भरा हुआ था, बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। मैं सोचता था इसके यूजेस कहाँ होंगे, इसके उपयोग कहाँ पर मैं करूँगा, लेकिन एक प्रकार से बाद में चल करके इसके बड़े उपयोग होते हैं, हालांकि दैनिक जीवन में नहीं। लेकिन अगर आप मध्यकालीन इतिहास पढ़ रहे हैं, बीए पढ़ रहे हैं और किसी कंपटीशन की तैयारी साथ साथ कर रहे हैं तो शुक्ला स्टडी पॉइंट आपके लिए बेस्ट चैनल है। ठीक है, चले तो इससे पहले हिंदी का सिलेबस, पॉलिटिकल साइंस का, सोशोलॉजी का, जियोग्राफी का, इन सभी का सिलेबस मैं डिस्कस कर चुका हूं ऑलरेडी। ठीक है, 2-3 सब्जेक्ट और आपके 4 सब्जेक्ट बचे होंगे, सभी के सिलेबस मैं डिस्कस करता हूं। चूंकि सारे सब्जेक्ट मैं एक प्रकार से बताता हूं आपके लिए, सारे सब्जेक्ट की तैयारी शुक्ला स्टडी पॉइंट पर होती है। तो एक ही चैनल ऐसा है जो कि एक प्रकार से समस्त एक प्रकार से सब्जेक्ट को एक ही जगह पर देने का काम करता है। सारे सिलेबस को कंप्लीट करवाने का प्रयास किया जाता है। महासंग्राम वीडियो के माध्यम से एक ही वीडियो में संपूर्ण सिलेबस को कवर करवा देते हैं हम लोग। ठीक है, तो आपको बिल्कुल कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं है और घबराने की बिल्कुल भी आपको ज़रूरत नहीं है। अब आइए जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार आपको पढ़ना क्या है मेडिवल हिस्ट्री में। एक होती मेडिवल हिस्ट्री और एक होती भैया कौन सी, एक होती आपकी एंशिएंट हिस्ट्री। तो ये एक प्रकार से मेडिवल हिस्ट्री है, यानी वो छात्र छात्राएं जिन्होंने केवल इतिहास आपको लिखा हुआ मिलेगा आपके एडमिट कार्ड वगैरह में, आपके एग्जामिनेशन फॉर्म में। इतिहास या मध्यकालीन इतिहास बात एक ही है, और प्राचीन इतिहास जो होगा उसमें आपको लिखा रहेगा एंशिएंट हिस्ट्री और आर्ट एंड आर्किटेक्चर। ये लंबा सा चैप्टर जो मतलब वो आपका अलग सब्जेक्ट है। तो एंशिएंट हिस्ट्री अलग सब्जेक्ट है और मध्यकालीन इतिहास अलग सब्जेक्ट है। आप इससे भी एक प्रकार से पढ़ सकते हैं पूरा बीए। मध्यकालीन इतिहास चाहे तो लें, अगर आपने एंशिएंट हिस्ट्री लिया हुआ तो आपको आर्ट एंड आर्किटेक्चर उसमें और पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, उसका सिलेबस अलग होता है, इसका सिलेबस अलग होता है। पहले मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ ताकि कोई प्रकार का कोई डाउट्स या दिक्कत आपके दिमाग में ना बचे। तो इसमें आपको पढ़ना क्या है, एंशिएंट एंड अर्ली मेडिवल इंडिया, यानी कि एंशिएंट इंडिया का मतलब थोड़ा सा आपको जो इतिहास का एक प्रकार से जो बैकग्राउंड है, यानी इतिहास बेसिकली शुरू कहाँ से होता है उसके बारे में। टिल माने होता है कि प्रकार जहाँ से इतिहास प्रारंभ होता है या जहाँ से ऐतिहासिक काल शुरू होता है वहीं से हमको पढ़ना है, ज़्यादा डीपली जा करके नहीं पढ़ना है। मैं आपको बताऊँगा कि क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। 1206 ईस्वी तक आपको पढ़ना है। 1206 ईस्वी में क्या होता है, क्यों 1206 ईस्वी तक पढ़ना, क्योंकि 1200 ईस्वी में क्या होता है, एक प्रकार से जो हिंदू संस्कृति या हिंदू सभ्यता जो थी अभी तक, उसका पतन धीरे धीरे, या हिंदू राजा महाराजा एक प्रकार से ढह जाते हैं और यहाँ से एक प्रकार से 1206 से मुगल या एक प्रकार से बोले तो तुर्क
शासन करने लगते हैं। खास करके दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है, गुलाम वंश एक की स्थापना हो जाती है, इल्तुतमिश एक प्रकार से, और जो है इल्तुतमिश हो गया, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक हो गया, ये सब यहाँ पर आने लगते हैं। और वैसे तो 712 ईस्वी से ये एक प्रकार से अरब इन्वेजन शुरू हो जाता है। 712 ईस्वी में ही 712-13 ईस्वी के आसपास जो है एक प्रकार से एक व्यक्ति आता है जिसका नाम मुझे मोहम्मद बिन कासिम उसका नाम है। उसके आगमन से एक प्रकार से भारत में तुर्क आगमन या अरब आक्रमणकारी आने लगते हैं, और इस तरीके से 1206 ईस्वी में आकर के एक सल्तनत की स्थापना होती है जिसको दिल्ली सल्तनत कहते हैं। दिल्ली सल्तनत में 5 आपको वंश मिलेंगे, जिसमें आपका पहला वंश होगा गुलाम वंश, उसके बाद में आप देखेंगे और वंश आएंगे, जैसे खिलजी वंश, सैयद वंश, लोदी वंश, ठीक है, ऐसे ही आपको तुगलक वंश, ये सब वंश आपको मिलेंगे। सबसे लास्ट फिर उसके बाद में क्या होगा, 1526 का समय आएगा। 1526 में एक और फेरबदल होता है जिसमें बाबर इब्राहिम लोदी को पराजित करता है। पूरी बातें हम लोग यहाँ पर जानेंगे, तो वो आपको सेकंड सेमेस्टर में पढ़ना है, यानी 1206 ईस्वी से लेकर के आपको 1757 ईस्वी तक या 1707 ईस्वी तक आपको पढ़ना है सेकंड सेमेस्टर में, 1757 तक। क्योंकि 1757 में क्या होता है एक प्रकार से या 1700 के आसपास, यानी मुगल एम्पायर और दिल्ली सल्तनत पूरा बेसिकली पढ़ना है। तो ये सब हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर हम शुरुआती इतिहास से लेकर के और एक प्रकार से 1206 ईस्वी तक, यानी जब तक एक प्रकार से जो मुस्लिम आक्रमणकारी हैं या जो अरब या तुर्क हैं ये लोग आने लगते हैं, वहाँ तक हमको पढ़ना है प्रथम सेमेस्टर में। अब आइए जानने का प्रयास करते हैं महोदय कि क्या क्या हमको जानना है, क्या क्या पढ़ना है। तो पहला चैप्टर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। पहला चैप्टर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखेंगे। पहला प्रश्न है, मतलब पहला चैप्टर है प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं परंपरा का परिचय, यानी इंट्रोडक्शन टू एंशियंट इंडियन हिस्ट्री। प्राचीन भारतीय इतिहास जो है इसकी संस्कृति के बारे में, इसका कल्चर, यानी प्राचीन भारतीय संस्कृति का क्या कल्चर रहा है, उसके कल्चर के बारे में बेसिकली मैं डिटेल में आपको जानकारी दूंगा। इसके अलावा परंपरा जो रही भारतीय एक प्रकार से इतिहास की, प्राचीन इतिहास की, उस परंपरा के बारे में, इन दोनों का इंट्रोडक्शन जो है एक प्रकार से किसका, ट्रेडिशन का, ट्रेडिशन माने परंपरा और कल्चर मतलब की संस्कृति, ठीक है। प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति और परंपरा को हम चैप्टर नंबर 1 में देखेंगे कि क्या था पहले प्राचीन में, ठीक है। फिर इसके बाद में हम लोग सेकंड चैप्टर में आएंगे। सेकंड चैप्टर में हम लोग देखेंगे भारत के प्रमुख इतिहासकार, भारत के जो प्रमुख इतिहासकार रहे हैं, ठीक है, उनके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। एमिनेंट हिस्टोरियंस ऑफ इंडिया, यानी भारत के जो प्रमुख इतिहासकार रहे जिन्होंने इतिहास के बारे में लिखा है, इतिहास के बारे में बताया है, उनके बारे में हम जानेंगे। तीसरे चैप्टर में हम लोग क्या देखेंगे, तीसरे चैप्टर में भारतीय ज्ञान पद्धति के बारे में समझेंगे, इंडियन नॉलेज सिस्टम। भारतीय ज्ञान पद्धति में जैसे रामायण, महाभारत, पुराण, ये सब पूरा जो है, या वेद वगैरह हो गए, उनके बारे में जानने का प्रयास रहेगा। भारत के प्रमुख इतिहासकारों में तमाम प्रकार के लोग रहे हैं जो प्राचीन ऋषि मुनि रहे हैं, उनके बारे में बेसिकली हम लोग जानेंगे। पूरा का पूरा डिटेल में जानकारी ग्रहण करने का प्रयास रहेगा, तो कोई भी पॉइंट हम छोड़ने का प्रयास नहीं करेंगे। चौथे चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे भैया, चौथे चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल का संक्षिप्त इतिहास, जिसमें हम पूरा पाषाण काल कालीन संस्कृति के बारे में देखेंगे, यानी कि ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ प्री हिस्टोरिक एज, जिसमें आप पढ़ेंगे पेलियोथिक कल्चर, यानी कि पूरा पाषाण काल, जो मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल आप देखते हैं, ये मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल आगे पढ़ेंगे। तो पूरा पाषाण काल जब मनुष्य एक प्रकार से क्या था, जब मनुष्य एक प्रकार से पत्थरों की खोज कर रहा था, मनुष्य आग की खोज कर रहा था, मनुष्य पहियों की खोज कर रहा था, उस दौरान आप देखते पूरा पाषाण काल। ये प्री हिस्टोरिक या जो प्राग ऐतिहासिक काल होता है, इसमें क्या होता है, इसमें एक प्रकार से जब जनजाति के रूप में मानव रहता था, आदिमानव के रूप में मानव रहता था, धीरे धीरे करके उसने एक प्रकार से चीज़ों का संतुलन जो है बनाना शुरू किया, धीरे धीरे करके आविष्कार शुरू हुए, या और तमाम प्रकार की चीज़ों का एक प्रकार शुरुआत होनी शुरू हुई। तो एक प्रकार से वही चीज़ें यहाँ पर हमको पढ़नी है। तो प्राग ऐतिहासिक काल जो है इसके बारे में जानेंगे, पूरा पाषाण काल क्या है, यानी पूरा पाषाण काल, फिर उसके बाद में मध्य पाषाण काल और उसके बाद में नव पाषाण काल। ये पूरी संस्कृति पूरा हम समझेंगे। मेडिवल एंड नियोलिथिक कल्चर के बारे में पूरा जानेंगे। फिर इसके बाद में जब ये पूरा पाषाण काल हो जाएगा, उसके बाद में हमारी सभ्यता आती है, कौन सी, सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानेंगे विस्तार से, इसका उदय कैसे हुआ सिंधु घाटी सभ्यता का, इसका विस्तार कैसे हुआ और इसका पतन कैसे हुआ। चूँकि हर एक सभ्यता आप देखेंगे नदियों के किनारे ही बसी है, चाहे मिस्र की सभ्यता की बात करेंगे तो नील नदी किनारे, चाइना की सभ्यता की बात करेंगे तो हांगहो वगैरह नदी किनारे, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे जैसे कि मेसोपोटामिया की सभ्यता की अगर बात किए तो मिसिसिपी, मिसौरी या अन्य नदियों किनारे आप देखेंगे ऐसी सभ्यताओं का विकास हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता इसको इसीलिए कहते हैं क्योंकि सिंधु नदी के घाटी में एक प्रकार से इस सभ्यता का विकास हुआ। इसमें सभ्यता में मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, ऐसी कई सभ्यताएं आपको देखने को मिलेंगी जो कि सिंधु नदी के समीप बसी हुई थी, ठीक है। मोहनजोदाड़ो नाम की मूवी है, आप उसको देखेंगे तो उसमें भी आपका एक प्रकार से जो थोड़ा बहुत डाउट हो गया, थोड़ा इतिहास होगी आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो
जो हिस्टोरिक मूवी बनी है उसको बहुत ध्यान से देखेंगे। कभी कभी देखिएगा जो हिस्टोरिक मूवीज़ बनी है वो एक प्रकार से गहरी रिसर्च करके तब डायरेक्टर लोग बनाते हैं। थोड़ा सा उसमें एंटरटेनमेंट जरूर करते हैं, लेकिन हाँ कुछ जो जानकारी होती है या जो चीज़ें होती हैं वो एक प्रकार से फैक्ट होती हैं, वो एक प्रकार से ठीक ठाक होती हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता का उदय कैसे होता है, सिंधु घाटी सभ्यता में एक प्रकार से किस तरीके की सड़कें बनती थीं, सिंधु घाटी सभ्यता से खुदाई में क्या क्या हमको प्राप्त हुए हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की एक प्रकार से खोज किस विद्वान ने की, कैसे की, सारी जानकारी डिटेल में हम लोग यहाँ पर समझेंगे। और साथ ही साथ एक बात और, यहाँ पर जैसे मैंने चैप्टर समझा उसके चैप्टर समझने के बाद में ऑब्जेक्टिव टाइप के जो प्रश्न होंगे वो भी हम लोग साथ ही साथ में समझते हुए आगे बढ़ेंगे। यानी इससे क्या होगा कि आपका ऑब्जेक्टिव भी तैयार हो जाएगा और लिखित भी आपका तैयार हो जाएगा। 7वें चैप्टर में हम लोग देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, वहाँ का समाज कैसा था सिंधु घाटी सभ्यता का, और वहाँ की संस्कृति यानी कल्चर कैसा था, यानी सोसाइटी एंड कल्चर इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता में समाज कैसा था, समाज कितने वर्गों में बटा हुआ था, ठीक है, और संस्कृति किस तरीके से थी, संस्कृति में भौतिक संस्कृति यानी उनके विचार कैसे थे, मतलब भौतिक संस्कृति मतलब जैसे कि वो कौन कौन से प्रोडक्ट या कौन कौन से वस्तुएं उनके पास थी, ठीक है, और अभौतिक संस्कृति मतलब होता है, चूंकि संस्कृतियाँ 2 प्रकार की होती है। भौतिक संस्कृति मतलब जो हमको दिखाई पड़े, इसे वस्तु किन किन वस्तुओं का किस कौन सा कपड़ा पहनते थे, कौन सा पहना ओढ़ावा, खान पान के तौर तरीके क्या थे, ठीक है, बोलने चालने का ढंग, विचार, भाषा शैली, समाज, या ये सब चीज़ें क्या थी इसके बारे में। और इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता में किस तरीके के एक प्रकार से लोग वस्त्र पहनते थे, किस भगवान की पूजा करते थे, सारी जानकारी हम लोग डिटेल में यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, इसके बाद में मिट्टी के बर्तन कैसे बनाते थे, और जो है वस्त्र कला के बारे में, वास्तु कला के बारे में सारी जो है डिटेल में जानकारी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। फिर इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब आगे आपको क्या पढ़ना है भैया, अगले ही चैप्टर में 8वें चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है वैदिक और उत्तर वैदिक काल, यानी कि वैदिक एंड पोस्ट वैदिक पीरियड। यानी वैदिक काल में जैसे जो वेदों का काल है, ऋग वैदिक काल, ठीक है, तो वैदिक काल में एक प्रकार से कैसा समाज था, कैसा कल्चर था, किन किन भगवान की पूजा होती थी। वैदिक काल में उत्तर वैदिक, उत्तर माने होता है बाद में, वैदिक काल के बाद में जब महाकाव्यकालीन दशा आती है उस दौरान क्या हुआ, उस दौरान कौन कौन सी स्मृतियाँ या तमाम प्रकार की चीज़ें, उस दौरान समाज कैसा था, उस दौरान कौन से एक प्रकार से धर्म का प्रचार प्रसार होता, क्या हो रहा था, पूरे समाज, संस्कृति, कल्चर, सब कुछ विस्तार से हम लोग यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। और जो भी एक प्रकार से जो है एक प्रकार से प्रश्न होंगे जो इंपॉर्टेंट, उसके बारे में भी हम देखने का प्रयास करेंगे। 9वें चैप्टर में हम लोग क्या देखेंगे, मगध साम्राज्य का उदय, मगध, राइज ऑफ मगध एम्पायर। मगध साम्राज्य जो है एक प्रकार से 16 महाजनपदों की अगर बात की जाए, 16 महाजनपद एक प्रकार से बड़े फेमस हैं। 16 महाजनपद जो कि एक प्रकार से बौद्ध ग्रंथ एक है अंगुत्तर निकाय, उसी अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों के बारे में बताया गया है, जिनमें से सबसे बड़ा या सबसे जो एक प्रकार से जो पावरफुल जनपद हुआ करता था, वो एक प्रकार महाजनपद हुआ करता था, वो था मगध। मगध एम्पायर जो था ये एक प्रकार से ये एक प्रकार से पूरे केंद्र में था भारत के, आप ऐसा माने तो। मगध जो था एक प्रकार से ये मागधी वाला इलाका, मगध का इलाका पूरा बिहार, बंगाल और एक प्रकार से उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके, ये सब एक प्रकार से अपने आप में समाहित था और बड़ा एम्पायर था। तो इसके बारे में विस्तार से हम जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इसके बाद में जब मगध एम्पायर का एक प्रकार से हो जाता है शुरुआत, इसके बाद में हम लोग उसी मगध में आप देखें मौर्य साम्राज्य आता है। ठीक है, मगध एम्पायर में आप देखते हैं मगध साम्राज्य में से कई वंश आते हैं, नंद वंश से लेकर के कई वंश, तो उन सभी वंश के बारे में हम बेसिकली धीरे धीरे जानकारी ग्रहण करने का प्रयास करेंगे। जैसे कि मगध एम्पायर में आप देखेंगे, एक चीज़ मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। मगध एम्पायर में एक प्रकार से आप देखेंगे गुप्त, उसमें क्या पढ़ेंगे, मगध एम्पायर में इसमें आप मौर्य डायनेस्टी, चंद्रगुप्त के बारे में बेसिकली यहाँ पर जो लिखी ही चीज़ें वही आपको पढ़ना, ज़्यादा डिटेल में आपको और नहीं जाना है। क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि मगध साम्राज्य के पैरेलल दक्षिण भारत में भी चीज़ें हो रही थी, लेकिन दक्षिण भारत का इतिहास अभी यहाँ पर नहीं पढ़ना है। आगे चल करके आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में आपको दक्षिण भारत के राजाओं के बारे में बताया जाएगा। तो इसीलिए मैं देख रहा था कि क्या हो सकता है सिलेबस में कुछ दक्षिण के बारे में या कुछ पूरब के या पाल वंश, डायने, इन सभी के बारे में कुछ और जानकारी दी हो। हालांकि वो एक प्रकार से आगे चल करके आपको पढ़ना पड़ेगा। बहरहाल यहाँ पर देखिए मौर्य साम्राज्य की अगर बात की तो मौर्य साम्राज्य में क्या है, देखिए मौर्य साम्राज्य के सब जो एक प्रकार से वो हैं प्रणेता कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य। किसको हरा करके बैठे थे गद्दी पर, इन्होंने घनानंद जो कि एक प्रकार से नंद वंश के शासक थे, मगध के साम्राज्य पर नंद वंश का एक प्रकार से पूरा का पूरा नंद वंश जो है अपनी गद्दी मतलब चला रहे थे, घनानंद थे। घनानंद एक प्रकार से बड़ा वो ऐसा मतलब कि बड़ा वो ऐसा शासक था। चंद्रगुप्त मौर्य के जो एक प्रकार से प्रधानमंत्री हुआ करते थे चाणक्य जी को भगा दिया था, ठीक है, लात मार करके। तो मतलब चंद्रगुप्त मौर्य छोटा सा बच्चा था, उसको उठा करके चाणक्य जी ने बहुत बड़ा किया
और उसके बाद में उसको सिखाया, हर एक चीज़ बुद्धि दी, ज्ञान दिया, जो है युद्ध कला में प्रवीण किया उसको, और उसके बाद में फिर एक प्रकार से जा करके वो एक प्रकार से युद्ध करने के योग्य हुआ। और चंद्रगुप्त मौर्य एक प्रकार से और चाणक्य, इन दोनों का एक प्रकार से, इन दोनों के मिलने से यहाँ तक कि सिकंदर वगैरह तक इनके दोनों के एक प्रकार से इतना रणनीति और कूटनीति जानते थे कि इनके करने से भाग गए। चंद्रगुप्त मौर्य वो व्यक्ति हैं जिन्होंने एक प्रकार से मौर्य वंश के साम्राज्य की स्थापना करी। फिर इसके बाद में बिंदुसार के बारे में जानेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य की विजयों और सभी के बारे में डिटेल में जानकारी हम देखेंगे, बिंदुसार के बारे में समझेंगे, अशोक के बारे में समझेंगे, अशोक द ग्रेट, अशोक महान के बारे में विस्तार से जानकारी देखेंगे। फिर कौटिल्य के बारे में, कौटिल्य मतलब चाणक्य, चाणक्य का पूरा नाम क्या है? कौटिल्य, कौटिल्य चाणक्य, या इनका बचपन का नाम है विष्णुगुप्त, पूरा विस्तार जानेंगे इसके बारे में। और कौटिल्य की रचना है अर्थशास्त्र, जो चाणक्य की रचना अर्थशास्त्र है, ये बहुत ही फेमस रचना है। इसके बारे में अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि लगभग आपके 4 से 5 नंबर छूट जाएंगे। तो इसको मैं डिटेल में आपको बताने का प्रयास करूँगा। अंग्रेजी में लिखा हुआ है क्या, द मौर्य एम्पायर में आपको चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ना है, और इसके अलावा बिंदुसार के बारे में पढ़ना है, अशोक द ग्रेट के बारे में पढ़ना है, कौटिल्य और एंड हिट्स अर्थशास्त्र, यानी उनकी रचना जो है अर्थशास्त्र के बारे में जानना है। फिर इसके बाद में हमको मुख्य खास करके गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ना है। गुप्त साम्राज्य जो है एक प्रकार से इतिहास का एक प्रकार से स्वर्ण काल कहा जाता है, क्योंकि ये काल जो रहा है एक प्रकार से इतिहास का स्वर्णकाल ही नहीं, बल्कि आप देखेंगे पूरे के पूरे एक प्रकार से हिस्ट्री का स्वर्णकाल गुप्त काल आप मान सकते हैं, क्योंकि इसी काल में आप देखते हैं चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, जिसने एक भी युद्ध आज तक, मतलब जितने युद्ध लड़े 100 से अधिक युद्ध लड़ा, कोई भी युद्ध हारा ही नहीं। इसमें चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य जैसे हुए राजा हुए, जो एक प्रकार से जिनका विश्वविख्यात नाम है आज भी एक प्रकार से इनके नाम से। एक प्रकार से आप देखिए समुद्रगुप्त वो व्यक्ति है जो एक प्रकार से चौहद्दी, यानी भारत का एक प्रकार से क्षेत्रफल है जो विस्तार हुआ बहुत ज़्यादा, इंडोनेशिया से लेकर के कनिष्क वगैरह के शासनकाल में आप देखेंगे। ऐसे ही समुद्रगुप्त जो था, कोई भी युद्ध इसके हारने का वर्णन आज तक नहीं करता, कोई भी अभिलेख, जितने भी अभिलेख मिले प्रयाग प्रशस्ति वगैरह सब में आप पढ़ेंगे तो समुद्रगुप्त ने एक भी युद्ध नहीं हारा। प्राचीन भारत का स्वर्ण युग जो है इसको कहा जाता है गुप्ता एम्पायर को। तो चंद्रगुप्त के बारे में समझेंगे, समुद्रगुप्त के बारे में, और चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। गोल्डन एज ऑफ एंशिएंट इंडिया, जिसमें आपको गुप्त साम्राज्य का नाम मिलेगा, उसके बारे में डिटेल में जानकारी। हम गुप्त साम्राज्य को ऐसा पढ़ा दूंगा कि आज से पहले आप लोगों ने पढ़ा नहीं होगा, ठीक है। बहुत ही बारीकी के साथ पूरी कथा, पूरी कहानी, आपको इतिहास को एक कहानी की भांति आपको समझाने का प्रयास रहेगा, ठीक है। तो बिल्कुल चिंता न करें। यहाँ पर आपको बताऊंगा तो शायद वो चीज़ें समझ में ना आए, चूँकि एक भूमिका बतानी पड़ेगी और एक ही लेक्चर में एक प्रकार से लगभग आपका 1-1.5 घंटा चला जाएगा। इसीलिए मैं सोचता हूँ कि एक प्रकार से यहाँ पर भूमिका बताने से अच्छा है मैं चैप्टर वाइज वीडियोज़ प्रोवाइड करवाऊँगा, तो उसमें एक भूमिका बना करके अच्छे तरीके से एक स्टोरी के माध्यम से हर एक कहानी को आपको समझा दूँगा, ताकि आपके दिमाग में वो कहानी छप जाए और आपको कोई चीज़ें याद ना करनी पड़े, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, ठीक है। और ऐसे ही वीडियोस हम बनाते रहें, इसके लिए आप हमको मोटिवेट करें, आप कमेंट करें कि भाई आप अच्छा कर रहे हो। अगर आपको लगता है कि शुक्ला स्टडी पॉइंट के द्वारा बीए के क्षेत्र में अच्छा किया जा रहा है तो आप प्लीज़ हमारे साथ आएँ। आप जब तक साथ नहीं होंगे तब तक हम लोग बेकार हैं, कुछ नहीं कर पाएंगे। आप अगर एक प्रकार से हमारे साथ रहेंगे, आप लगातार पुरजोर तरीके से एक जो है एकता के साथ हमारे पास आएंगे कि सर ये हमको करना है, इस क्षेत्र में ये क्रांति चाहिए, हम लोग मेहनत करेंगे दबा करके आपके लिए, और लगातार कर भी रहे हैं, ठीक है। हर्षवर्धन का काल, हर्षवर्धन एक प्रकार से बहुत प्रतापी शासक माने जाते हैं उत्तर भारत के, ठीक है। पुलकेशिन द्वितीय से युद्ध भी इनका हुआ था। द हर्षवर्धन, पुलकेशिन द्वितीय दक्षिण भारत के शासक हैं, उनके बारे में भी आगे चल करके आपको पढ़ना है। तो हर्षवर्धन का काल जो पूरा का पूरा रहा, पुष्यभूति वंश पूरा हम समझेंगे। हर्षवर्धन के भाई राजवर्धन और उनकी बहन राजश्री कौन थी, इनके बारे में प्रश्न आते रहते हैं, ठीक है। उनके पिताजी प्रभाकर वर्धन जो थे, इनके मतलब इनके क्या बोलते हैं, हर्षवर्धन के पूरा विस्तार से हम जानेंगे, ठीक है। इसके बाद में 13वें चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे राजपूत राज्यों का उदय कैसे हुआ। राजपूत राज्यों में बेसिकली प्रतिहार वंश, परमार वंश, चालुक्य वंश और चौहान वंश के राजपूत युग की में जो संस्कृति, जैसे मोहम्मद गौरी जिस पर आक्रमण कर, मतलब मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को जानते होंगे। तो पृथ्वीराज चौहान जो थे एक प्रकार से वो इसी राजपूत राज्य के थे, ठीक है। तो उन समय में राजपूत युग में जो क्या संस्कृति थी, क्या कला और स्थापत्य कला क्या थी, पूरा विस्तार से समझानेंगे। राइज ऑफ राजपूत किंगडम्स, जिसमें उनका कल्चर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर सब कुछ जानेंगे। इन द राजपूत एज ऑफ जो है प्रतिहार, ठीक है। और इसके अलावा परमार और चालुक्य एंड एक चौहान डायनेस्टी, तो इन सभी के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। पूरा का पूरा जो चालुक्य और चौहान और ये चाहमान वंश था, पूरा डिटेल में जानने का प्रयास करेंगे। पृथ्वीराज चौहान के बारे में जानेंगे, ठीक है। और उन्होंने जो मोहम्मद गौरी से युद्ध लड़ा था, तराइन का प्रथम और तराइन का सेकंड युद्ध, उसको भी मैं विस्तार से जानने का प्रयास करूंगा, ठीक है।
भारत में सामंतवाद का उदय कैसे हुआ। सामंतवादी जो शासन है भारत में, राइज ऑफ जो है फेडरलिज्म इन इंडिया, सामंतवाद का उदय एक प्रकार से आप देखते हैं यहीं से होता है, ठीक है, बेसिकली जो है 1000 ईस्वी के बाद से, ठीक है। इसके अलावा हिंदुओं के रीति रिवाज के बारे में समझेंगे, संस्कार क्या थे हिंदुओं के और क्या क्या मान्यताएं हिंदुओं में थीं, इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। क्योंकि ये एक प्रकार से इसी दौरान आप देखते हैं कि तमाम प्रकार के रिफॉर्म होते, तमाम प्रकार के आंदोलन धर्म सुधार को लेकर के भी आते हैं। और अगले चैप्टर में हम इस्लाम का आगमन देखेंगे, भारत में इस्लाम का आगमन कैसे हुआ। महमूद गजनबी और मोहम्मद गौरी जब भारत में आया तो एक प्रकार से इसके आने का क्या उद्देश्य था। वैसे जो महमूद गजनबी था ये भारत को लूटने की निस्बत से आया था। 17 बार लगभग इसने स्वर्ण मंदिर अमृतसर पर आक्रमण किया और लूटा भारत को एक प्रकार से, ठीक है। मोहम्मद गौरी जो था ये एक प्रकार से 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध होता है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, और दोनों मतलब पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी को दौड़ा दौड़ा करके भगाता है, यहाँ से बहुत मारते हैं पृथ्वीराज चौहान जी इसको, मोहम्मद गौरी को। फिर इसके बाद में क्या होता है, इसको छोड़ देते हैं, चूँकि निहत्था हो जाता है। मोहम्मद गौरी फिर चला जाता है तो मोहम्मद गौरी कहता है मुझे मार दे, लेकिन ये चूँकि हमारे यहाँ पर ये है कि भाई हम निहत्थों पर वार नहीं करते, तो इन्होंने छोड़ दिया पृथ्वीराज चौहान ने। अब जब पृथ्वीराज चौहान ने छोड़ दिया फिर उसके बाद में क्या हुआ, जब पृथ्वीराज चौहान ने छोड़ दिया फिर उसके बाद में मोहम्मद गौरी बाद में फिर आता है और 1192 ईस्वी में होता है तराइन का द्वितीय युद्ध। उसके बाद में इसी युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को मार दिया जाता है और इस तरीके से ये एक प्रकार से पूरा का पूरा आपका सिलेबस समाप्त होता है और पूरा का पूरा इरा समाप्त होता है। यहीं से पृथ्वीराज चौहान के ख़त्म हो जाने से आप मान लीजिए हिंदू शासक जो अंतिम थे वो पृथ्वीराज चौहान थे। इनके एक प्रकार से खात्मे से संपूर्ण एक प्रकार से भारत में आप देखते हैं मुस्लिम सत्ता एक प्रकार से प्रभुत्व अपना स्थापित कर लेने में सफल हो जाती है और जो हिंदू सत्ता है वो धीरे धीरे दबने प्रारंभ हो जाती है, ठीक है। और यहीं से आप देखते हैं फिर जो है इसका मोहम्मद गौरी का एक प्रकार से गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश और एक प्रकार से 1206 में गुलाम वंश की स्थापना, दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठता है और उसके बाद में फिर गुलाम वंश शुरू हो जाता है। फिर 1526 में बाबर आता है, मुगल वंश शुरू होता है। फिर उसके बाद में 1707 में आप देखिए 1709 या 1707 में एक प्रकार से जब औरंगजेब की मृत्यु होती है तो वहाँ से थोड़ा सा ढीला होता है। फिर आप देखते हैं अंग्रेज आएंगे, अंग्रेज एक प्रकार से 1947 तक रहेंगे और उसके बाद में फिर 1950 में भारतीय संविधान लागू होगा और भारत आज़ाद होगा। और एक प्रकार से फिर उसके बाद में कुछ वर्षों के बाद में आज जो है 2000 एक प्रकार से 24 या 25 का ईरा चल रहा है। तो इस तरीके से पूरा का पूरा इतिहास जो है ये यही है, पूरा का पूरा संपूर्ण इतिहास। मैंने तो वैसे आपको बता ही दिया है, लेकिन एक एक चैप्टर को हम लोग डिटेल में जानने का प्रयास करेंगे। ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी साथ साथ लगाएंगे, तो अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और मैं बताना आपको भूल गया, अगर आप में से किसी को हिंदी साहित्य का कोर्स लेना है, हिंदी साहित्य का कोर्स चूँकि बहुत ही कम प्राइस पर चालू कर दिया गया है, मात्र 100 रुपये में आपको संपूर्ण कोर्स दिया जाएगा हिंदी का। इसके अलावा जब ये क्लासेस होंगी हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री की PDF वगैरह भी आपको उसी ग्रुप में मिल जाएगी जिस ग्रुप में हिंदी आप मात्र 100 रुपये में कोर्स लेंगे। यानी कि आपको अगर कोर्स लेना है तो 91 61 93 60 62 ही मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसी पर आप लोग SMS कर दीजिएगा। तुरंत एक प्रकार से आपको आपके पास SMS करेंगे, मात्र 100 रुपये आपको क्या करने हैं। मैं जब इस पर SMS करेंगे कि सर जी हमको हिंदी साहित्य BA फर्स्ट सेमेस्टर कोर्स लेना है, तो आपके पास एक मैं स्कैनर सेंड करूंगा, उसी पर आपको मात्र 100 रुपये पे कर देने होंगे। अगर आप नहीं चलाते हैं तो आप अपने भाई से या अपने पिताजी से या किसी से भी दूसरे से करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप उसका स्क्रीनशॉट भेज देंगे, मैं तुरंत आपको ग्रुप से ऐड करवा दूंगा। उसके बाद में क्या हो जाएगा, आपको उस ग्रुप में जो हिंदी की वीडियोज़ होंगी, ठीक है, वो आपको मिल जाएंगी और आपको PDF नोट्स मिल जाएंगे, आप आसानी से पढ़िएगा, ठीक है। तो अगर आपको कोर्स लेना तो आप ले सकते हैं। आप सभी को एक प्रकार से कोर्स लेना चाहिए, क्योंकि अगर आगे चल करके आप MA करना चाहते हैं हिंदी से या किसी भी सब्जेक्ट से, क्योंकि आप हिस्ट्री का भी अगर आपका सब्जेक्ट है तो हिस्ट्री सब्जेक्ट में एक प्रकार से हिस्ट्री सब्जेक्ट के PDF वगैरह जो बनेंगे मॉडल पेपर्स के, महासंग्राम वीडियोज़ के या क्वेश्चन पेपर जो आएंगे अलग अलग विश्वविद्यालय के, वो भी आपको उसी ग्रुप में मिलते रहेंगे। तो आपका बेनिफिट होने वाला है। तो आप अभी कोर्स लेने के लिए तुरंत SMS करें 91 61 93 60 62 पर और तुरंत नामांकन करवा लें। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।